हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिरेक्ट क्लासेस। और ये हमारा जो लेक्चर है ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर तक तो हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, देखो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हमने लास्ट जो था पढ़ा था, अगर मैं बात करूं तो हम लास्ट टेम्परेचर तक कंप्लीट करके आए थे। 5 पढ़ी थी वहां पे हमने। कौन कौन सी पढ़ी थी एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड ऑब्लिक टोटल सॉलिड्स। यहाँ पर हमने टेक्निक्स की बात करी थी, कौन कौन सी टेक्निक से मेजरमेंट किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स का। तो यहाँ पर हमने देखा था कि टोटल सॉलिड्स को मेजर करने के लिए एक टेक्निक काम में ली जाती है, दैट इज ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक, है ना। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक भैया वेट कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो है मेरे टोटल सॉल्यूशन का मेजरमेंट करना है तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर रेंज रखी थी 600 से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर ये भी देखा था कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हुआ करते थे, सॉरी टोटल सॉलिड्स को मेजर कर रहे थे, ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो थे वो क्या होते थे, यहाँ पर वेपर की फॉर्म के अंदर क्या हो जाते थे, इवेपोरेट हो जाते थे। लास्ट हमारे पास क्या बचता था, एक प्रिसिपिटेट बचता था, दैट आर कोल्ड एज, उनको क्या बोला था हमने, फिक्स्ड सॉलिड। क्या बोला था भैया, फिक्स्ड सॉलिड बोला था, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, सस्पेंडेड सॉलिड टोटल सॉलिड्स के अंदर ही पढ़ा था कि फिल्टरेबल सॉलिड, एक नोट मिला था आपको नोट्स में, फिल्टरेबल सॉलिड और नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स। ठीक है, वो भी आप जानते हो कि जो सॉलिड्स जो होते हैं फिल्टर हो सकते हैं, फिल्टर की पोर्स जिनका साइज छोटा है वो क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे इजिली। ठीक है, एक होंगे जो जिनका साइज क्या होगा, फिल्टर की पोर्स से बड़ा होगा, वो पास नहीं कर पाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। ये सारी बात हमने करी थी सस्पेंडेड सॉलिड में। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर टर्बिडिटी के हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे मेजर करने के। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बताया था, एक तो आपका जहां पर क्या होता है, सिलिका पाउडर फॉर्म के अंदर मिक्स किया जाता है, दैट इज फुलर्स अर्थ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फुलर्स अर्थ कहां मिक्स करी थी, टर्बिडिटी रोड मेथड में। ये टर्बिडिटी रोड मेथड के अंदर आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया, तो क्या किया था, सिलिका डाइऑक्साइड जो था उसको आपने मिक्स किया, दैट इज फॉर्म इन द सिलिका पाउडर। ठीक है, फुलर्स अर्थ मेजर डाला था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, और अब यहाँ पे अपने देखा था कि टर्बिडिटी रोड के अंदर किसकी नीडल होती है, प्लेटिनम की नीडल होती है, एल्यूमिनियम रोड के ऊपर अंदर फिट होती है। ठीक है, ये टर्बिडिटी रोड मेथड हो गया। फिर जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट पढ़ी थी हमने, मीटर पढ़ा था इसका, इजी था, कुछ नहीं था, एक कंटेनर था उसके नीचे मोमबत्ती जला के रख दी थी और डेप्थ मेजर कर रहे थे यहाँ पे कि लाइट कहां से पास होगी। दोनों के अंदर प्रिंसिपल क्या था, लाइट ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल था। थर्ड हमने बात करी थी यहाँ पर एक साथ पढ़े थे, एनटीयू और बेलिस टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, ये पढ़े थे। एक में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और एक में क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है क्या भैया। इंसिडेंट लाइट जो थी ना, उसको हमने क्या किया, जब उसकी इंटेंसिटी मेजर करने की कोशिश करी तो किस डायरेक्शन में मेजर करी, जब वो क्या हुआ था, टकराकर स्कैटर्ड हुई और कहां पर आई, फोटोमीटर से रिकॉर्ड हुई। ठीक है, और कहां पर आई थी, आई कहां थी भैया, रिकॉर्ड कहां करी थी हमने, 90 डिग्री के एंगल पे रिकॉर्ड किया था। ठीक है, एनटीयू पढ़ चुके हम लोग, इसके हमने यूनिट भी पढ़ी थी। ठीक है, 1 एनटीयू एक्सेप्टेबल लिमिट, और आपका 10 एनटीयू क्या था, कोज ऑफ रिजेक्शन। टोटल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर अपने रेंज पढ़ी थी 500। ठीक है, ये आपको बस ये कम है तो मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट है, और अगर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ 2000 मिलीग्राम पर लीटर तो ये क्या है, कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू है। टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड में हमने यहां तक पढ़ा। इसके बाद में हमने बात करी थी, इनके बाद में हमने बात करी होगी कलर की, है ना। कलर की बात करी थी तो कलर मेजर करने के लिए आपको पता है, मैंने पूरा का पूरा आपको टेक्निक बताई थी कि सैंपल किसमें लेके आते हैं, फिर टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और कितने टाइम के अंदर कर लेना चाहिए, टेम्परेचर की भी बात करी थी हमने वहां पे। कलर के बाद में हमने बात करी थी टेस्ट एंड अडर की। ठीक है, अडर की बात करी थी, अडर के अंदर हमने एक यूनिट भी याद करी थी, यहाँ पे अपरेटस भी याद किया था। अडर को हमने क्या बोला था, TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, यहाँ पर TCU ट्रू कलर यूनिट थी। ठीक है, याद रहेगा ना, ये 5 TCU और 25 TCU। यहाँ पर अडर के अंदर क्या था, यहाँ पर 1 TON और 3 TON। ये यूनिट है जो है ना, यूनिट ये याद रखनी चाहिए। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरा, यहां से निकल सकता है आपका 101%। एक क्वेश्चन निकलेगा। कलर के अंदर जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं भैया इसको, टिंटोमीटर। बताओ, टिंटोमीटर या एक्वास्कोप बोलते हैं या ओस्मोस्कोप बोलते हैं। कलर का जो सैंपल इकट्ठा करके लाया जाता है, किन ट्यूब्स में लाया जाता है, नेस्लर्स ट्यूब के अंदर। कहां किस में लाया जाता है, नेस्लर्स ट्यूब के अंदर लाया जाता है। ठीक है, यहां पर हमने क्या काम में लिया, टिंटोमीटर, और अडर मेजर करने के लिए हमने क्या इंस्ट्रूमेंट काम में लिया था, ओस्मोस्कोप। ठीक है, ओस्मोस्कोप। ये ना इंस्ट्रूमेंट के नाम वगैरह याद रखा करो, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। फिर टेम्परेचर के अंदर हमने याद किया था यहाँ पर कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज क्या कर देता है, डबल कर देता है भैया किसको, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को।
जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब बैक्टीरिया का जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। कलर के अंदर हमने स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करी थी। हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लेटिनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ प्लेटिनेट जो होता है वो किसकी फॉर्म में हमने यूज किया, प्लेटिनम आयन जो था क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म के अंदर यूज किया था स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। और हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड सैंपल लिया वाटर का, वो किस तरीके का वाटर भैया, प्योर वाटर सैंपल लिया, ठीक है। जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं वो कौन सा सैंपल है, रॉ वाटर सैंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, और यहाँ पर पढ़ते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको इसके अंदर। एल्कलिनिटी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात होगी, बहुत सारी चीजें अच्छी सीखने को मिलेंगी। अब इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दिन कम है इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वैसा नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ पर फीस ले ली और अब पता चल रहा है कि हाँ एग्जाम डेट पास में आ गई तो आपको एक दिन के अंदर धड़ाधड़ किया जाएगा। नहीं सर, एक दिन के अंदर मैं आपको 50 वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। मैं आपको उतने ही वीडियो दूंगा जितने आपको एक दिन के अंदर आप देख सकते हो, आप याद कर सकते हो अच्छे से, और उनके नोट रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। देखो केमिकल वाटर क्वालिटी से मतलब क्या है, केमिकल वाटर क्वालिटी से हमने वही बात पिछली फिजिकल में हमने पढ़ा था कि ऐसे पैरामीटर्स जो क्या करते हैं, ये असर्टेन करते हैं कि फिजिकली वाटर जो है किस तरीके का है ना, उसको चाहे उसकी स्मेल हो, चाहे उसका कलर हो, चाहे उसका टेस्ट हो, वो वैसे ही उसकी केमिकल क्वालिटीज कौन सी होंगी। केमिकल क्वालिटीज देखो यहाँ पर क्या हम नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे क्या, बिल्कुल जी। यहाँ पर हम ज्यादातर जाएंगे डिजोल्व चीजों की तरफ, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड्स की फॉर्म में हो, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर हम क्लोराइड कंटेंट पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लोराइड कंटेंट भी पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर हम फ्लोराइड कंटेंट भी पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल जी फ्लोराइड कंटेंट भी पढ़ेंगे। फिर आप कहोगे कि सर क्या हम यहाँ एल्कलिनिटी पढ़ेंगे, बिल्कुल जी एल्कलिनिटी भी यहीं पढ़ेंगे। क्या आप यहाँ पर हार्डनेस पढ़ेंगे क्या, हार्डनेस भी आप यहीं पे पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर आप और कौन सा रह गया, नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, और पीएच पढ़ोगे क्या, बिल्कुल जी पीएच भी यहीं पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर हम डिजोल्व्ड सॉलिड्स पढ़ेंगे जी, बिल्कुल डिजोल्व्ड सॉलिड्स भी यहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से जल्दी। केमिकल वाटर क्वालिटी, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर खत्म करके चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। पता है बहुत सारे बच्चों को, कईयों को ट्रीटमेंट टफ लग रहा है, कईयों को सीवेज टफ लग रहा है, कईयों को क्वालिटी पैरामीटर के अंदर एल्कलिनिटी टफ लगी होगी, अलग अलग दीजिए। मैं आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको कुछ नहीं टफ लगेगा। एल्कलिनिटी आज हम स्टार्ट कर देंगे इसी लेक्चर के अंदर, उम्मीद करता हूं कि खत्म भी हो जाएगी आज अपनी, ठीक है। बिना समय व्यर्थ किए केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर शुरू करते हैं। जो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स कौन से होंगे, वो जो असर्टेन कर दें ये सारा चीजें, ठीक है। जो आपको बता दें कि पानी का टेस्ट बिटर आ रहा है, किसकी वजह से, क्या मटेरियल है, क्या एलिमेंट घुलने की वजह से पानी का टेस्ट आपको बिटर आ रहा है, ठीक है। किस कंटेंट की वजह से आपके अंदर डिजीज पैदा हो सकती है, वो सारा भी आप यहीं पढ़ोगे, ठीक है। किस कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट यहीं आप पढ़ोगे, बायो डिकम्पोजेबल कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक अमोनिया यहीं पढ़ोगे, डिकम्पोज हुआ पढ़ोगे, कंप्लीटली पार्शली सब यहीं आएगा, केस डोल अमोनिया सब आप यहीं पढ़ोगे, क्लोराइड कंटेंट, सिल्वर नाइट्रेट, KMnO4, K2Cr2 सब आप यहीं पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिजोल्व्ड सॉलिड्स के साथ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में बात करी थी सस्पेंडेड सॉलिड्स की। देखो सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि डिजोल्व्ड सॉलिड जो होते हैं ना, डिजोल्व्ड सॉलिड ये क्या है, क्या फिल्ट्रेबल है क्या, डिजोल्व्ड सॉलिड। सबसे पहली बात ये आती है, डिजोल्व्ड सॉलिड्स जो है क्या फिल्ट्रेबल है, सर नहीं है, फिल्ट्रेबल नहीं है। अगर हम बात करें तो इनको फिल्टर इजीली नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो डिजोल्व्ड घुला हुआ है, पानी के साथ ही पास कर जाएगा। अगर हम इस हिसाब का टेम्परेचर कर दें कि ये अपने आप इवेपोरेट हो जाए, है ना, वेपर बनकर इवेपोरेट हो जाए, तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब हम टेम्परेचर रेंज जो है इतनी कर दें कि इसके अंदर प्रेजेंट, है ना, पानी के अंदर जो रो वाटर सैंपल उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या हो जाए, इवेपोरेट कर जाए। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना कि वाटर के अंदर भी जो होता है, पानी आपने पढ़ा होगा ना, पेलिकुलर वाटर भी पढ़ा होगा इरिगेशन के अंदर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मैं, ये आप स्ट्रक्चरल वाटर भी पढ़ा होगा आपने, बीएमसी के अंदर पढ़ा होगा ना, एब्जॉर्ब वाटर भी पढ़ा होगा। वाटर है 3-4 तरीके का वाटर है, वो आपने पढ़ा होगा। जो सबसे अंदर का पानी होता है ना, जिसको निकालना मुश्किल होता है पानी, है ना, किसी भी सैंपल, किसी भी, अगर मैं सॉइल की बात करूं, सॉइल के पार्टिकल से अंदर से उसका जो स्ट्रक्चरल बाउंडेड वाटर है उसे निकालना सबसे मुश्किल होता है, और वो तब निकलता है जब सॉइल सैंपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और टेम्परेचर रेंज होती है बहुत हायर होती है, तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। सेम यही पानी के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर तब इवेपोरेट हो जाएंगे जब टेम्परेचर रेंज जो है उस कंडीशन को पार कर जाएगा, जब आपका ऑर्गेनिक मैटर उसमें से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए अपने आप, ठीक है, भाप बनकर। फिल्ट्रेबल इजीली नहीं है,
किसी कंडीशन में ये हो सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, कुछ स्पेशल टेक्निक्स काम में ली जाएंगी अगर हमें डिजोल्व सॉलिड्स को क्या करना है, फिल्टर में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। डिजोल्व सॉलिड से हमारा क्या मानना है, डिजोल्व सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स को मैं डिजोल्व बोल रहा हूँ, वो सॉलिड्स जो फिल्टरेबल नहीं है, वो सॉलिड्स जो ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक के साथ बाया, जिनका वेट हम मेजर नहीं किया जा सकता। भैया जिनका वेट मेजर नहीं किया जा सकता वो कौन से सॉलिड्स हैं, डिजोल्व सॉलिड्स हैं। किस फॉर्म के अंदर, भैया ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक के अंदर नहीं कर सकते, ग्रेविटी की वजह से इनका जो वेट है वो मेजर नहीं हो सकता। अब देखो डिजोल्व सॉलिड जो है ना, इनको मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि डिजोल्व सॉलिड जो होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर हो तो आप मेजर कर सकते हो। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैं स्टार मार्क करता हूं, ये पॉइंट दोनों आपको याद रखने हैं। डिजोल्व सॉलिड्स का मेजरमेंट तभी पॉसिबल है जब उस रो वाटर सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज या एलिमेंट्स मैं बोलूं जो तत्व उसके अंदर है, वो कैसे, आयोनिक फॉर्म के अंदर। भैया अगर आयोनिक फॉर्म के अंदर रो वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है डिजोल्व सॉलिड्स, तब भी उनका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और ये मेजरमेंट भी अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है, क्यों, क्योंकि डिजोल्व सॉलिड्स के अंदर सिर्फ आयोनिक फॉर्म वाले मेजर किए जा सकते हैं, जो नॉन आयोनिक फॉर्म वाले हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता इस टेक्निक के साथ जो मैं यहां आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब डिजोल्व सॉलिड्स के अंदर देखो, यहां पर मैंने आपको फॉर्म बताया आयोनिक फॉर्म। अब आप कहोगे सर आयोनिक फॉर्म कौन सा, लो भैया सोडियम प्लस, Ca++, HCO3 माइनस, ठीक है। और कौन से आ गए आपके, इसके अलावा कैल्शियम आ गया, क्लोरीन, ठीक है। ये सब क्या आयोनिक फॉर्म वाले हैं। अब ये आयोनिक फॉर्म वाले एलिमेंट जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, रो वाटर सैंपल के अंदर। अगर ये डिजोल्व है तो इनको मेजर किया जा सकता है, आयोनिक फॉर्म में है तो। डिजोल्व सॉलिड्स को मेजर करने के लिए टेक्निक काम में ली जाती है, या मैं बोलूं कि इंस्ट्रूमेंट एक काम में लिया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, ओब्लिक इंस्ट्रूमेंट। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए डाई आयोनिक टेस्टर, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भैया, डाई आयोनिक टेस्टर। डाई आयोनिक टेस्टर जो है क्या मेजर करेगा, कौन से डिजोल्व सॉलिड्स को मेजर करेगा, सिर्फ उन डिजोल्व सॉलिड्स को मेजर करेगा जो किस फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है क्या। यहां पर एक बात दिमाग के अंदर क्लियर रखना, डिजोल्व सॉलिड्स को उन्हीं डिजोल्व सॉलिड्स को मेजर कर सकता है डाई आयोनिक टेस्टर जो आयोनिक फॉर्म के अंदर, आयोनिक फॉर्म में जो नहीं है उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। और ये भी अप्रोक्सीमेट है, मैं यहाँ पर एक फिर वर्ड यहाँ पे लगा रहा हूं भैया, ये अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हो पानी के अंदर डिजोल्व सॉलिड्स, क्यों अप्रोक्सीमेट, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, सिर्फ आयोनिक फॉर्म वाले कैलकुलेट हुए, जो नॉन आयोनिक फॉर्म है वो तो हुए ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से जो मेजर होगा उसकी यूनिट क्या होगी, उसे क्या बोला जाएगा। देखो भैया इसके दो नाम है, एक तो इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है क्या। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक ही बात है। आप बोल लो इलेक्ट्रिकल, आप बोल लो भैया यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक ही चीज है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेजर करी जाती है, ठीक है, डाई आयोनिक टेस्टर से। जो वैल्यू आपको मिल रही है उसकी यूनिट, देखो यूनिट तो बाद में बात करेंगे, उसको बोलते क्या है, डाई आयोनिक टेस्टर से क्या आता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकलती है। अब देखो यहाँ पर ना आपने आरओ सबके घर में होगा, एक चीज पढ़ी होगी टीडीएस। ये टीडीएस क्या होते हैं, ये होते हैं टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स। भैया टीडीएस जो होती है क्या होती है, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है। किससे रिलेटेड है, डिजोल्व्ड सॉलिड से। यहाँ टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड लिखा हुआ है, समझ आ रही है बात। यहाँ मैं आयोनिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, जिनका मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है, डाई आयोनिक टेस्टर से पॉसिबल है। टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स जो है, ठीक है। अब देखो यहां से जो मिल रहा है ना, किस टेक्निक से मिल रहा है, डाई आयोनिक टेस्टर को क्या मशीन है, टेक्निक क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट जो है इसकी वो होती है महो पर सेंटीमीटर, ठीक है। सिंबल जो होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। बात समझ में आ रही है क्या। और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिजोल्व्ड सॉलिड्स। हाँ जी, महो पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, और इस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.65। अब आप कहोगे सर 0.65, 0.65 के पीछे की ना कहानी थोड़ी लंबी है, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, अगर अपने पास टाइम होता अपने जरूर इसकी बात करते हैं। मैं आपको आयोनिक जो थे ना, फोटोवोल्टिक सेल या हम जो रासायनिक सेल पढ़ा करते थे ना 10th क्लास में, उससे समझाता मैं आपको कि ये आयोनिक फॉर्म आई कहां से, कैसे आते हैं, आयंस कैसे बनते हैं। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं डिक्टेशन से पास हुआ हूँ,
ठीक है। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे 40 में से 38 39 मार्क्स है। बहुत अच्छे से समझाता मैं आपको, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है। आप यहाँ पर याद रखो कि टेक्निक जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया दैट इज डाई आयोनिक टेस्टर, और ये डाई आयोनिक टेस्टर जो है किस यूनिट में आपको वैल्यू देगा, ये देगा टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स की। आपको कितनी वैल्यू देगा, देखो किस फॉर्म के अंदर देगा, महो पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.65। देखो ये पहो, ये ना यहां से जो आपको मिलेगी वैल्यू, इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और वो सिंबल कौन सा है, म्यू है। बात समझ में आ रही है क्या? टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किससे हुआ, डाई आयोनिक टेस्टर से हुआ, लेकिन कौन से यहाँ पर शामिल थे, ओनली आयोनिक फॉर्म वाले शामिल थे। क्या ये मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड, बिल्कुल जी अप्रोक्सीमेट मेथड। इंस्ट्रूमेंट आयोनिक टेस्टर, क्या वैल्यू कैसे निकाली, महो पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.65। टेम्परेचर कितना यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर से बता रहा हूं मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हमने देखो कलर का भी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो था ना वहां पे आपको बताया था मैंने, टाइम और टेम्परेचर की वैल्यू मैंने अडर टेस्ट और कलर के अंदर दी थी आपको ना। वहां पे मैंने बताया था 72 आवर्स के अंदर जो नेचुरल ट्यूब्स में आप सैंपल लेके आए ना, उनको टेस्ट कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि उसके बाद में उनके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम उससे पहले उनको पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर टीडीएस जो है महो पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.65 आया, ठीक है। और ये किस टेम्परेचर पे मेजर्ड है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेजर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। बात समझ में आई? टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स के अंदर इतना ही आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही यूनिट है यहाँ पर, जिससे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। किनको मेजर कर रहे हैं? टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स को, दैट टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स व्हिच आर ओनली इन द आयोनिक फॉर्म। और ये क्या है? अप्रोक्सीमेट मेथड्स है। अब देखो आप कहोगे सर कि आयोनिक फॉर्म की तो बात करी हमने, लेकिन कुछ सॉलिड्स क्या ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी हो सकते हैं क्या, डिकम्पोजेबल भी हो सकते हैं क्या? अब मान लो भैया पानी के अंदर ना सड़ा हुआ पानी लेके आए आप कहां से, सड़े हुए का मतलब मैंने क्या बोला, ये वो पानी है या ये वो रो वाटर सैंपल है जिसके अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट एक लेवल से नीचे जा चुका है, जिस पानी की फ्रेशनेस खत्म हो चुकी है, जिसे आपने गंदा पानी बोला, ठीक है। सपोज दैट उस पानी के अंदर क्या ऑर्गेनिक सॉलिड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल जी। अगर मैं सीवेज सैंपल की बात करूं तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक सॉलिड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका वो सैंपल है, हाँ जी, अगर अपना सैंपल क्या ऑर्गेनिक सॉलिड्स रखेगा, सीवेज वाला सैंपल है भैया, तो उसके अंदर क्या आपको ऑर्गेनिक सॉलिड मिलेंगे क्या? मिलेंगे जी। क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ डिकम्पोज्ड मटेरियल होगा क्या? बिल्कुल डिकम्पोज्ड मटेरियल इज प्रेजेंट इन दैट रो वाटर सैंपल विच कंटेन द सीवेज, ठीक है। जिसके अंदर सीवेज है उसके अंदर क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। क्या ऐसे ऑर्गेनिक फॉर्म वाले मटेरियल्स को, एलिमेंट्स को क्या हम डाई आयोनिक टेस्टर से मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डाई आयोनिक टेस्टर से आप डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है आप मेजर नहीं कर सकते। नॉन आयोनिक फॉर्म वालों को भी मेजर नहीं कर सकते। ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, टीडीएस होती है। जब भी कोई आरओ लगाने आता है वो बोलता है कि आपके ना पानी की ना टीडीएस जो है ना ये थोड़ी बढ़ गई है, इसको कम करना पड़ेगा, तो आरओ की हेल्प लेते हैं, आरओ हम सही करवाते हैं, कहता कार्बन बदल दो, ये सारी टेक्निक्स। लेकिन उसको टीडीएस को ना कई बार उसे पता नहीं होता, अगर आप पूछोगे तो टीडीएस होता क्या भैया? टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है वाटर सैंपल की कैसे मेजर की जाती है भैया? डाई आयोनिक टेस्टर से करी जाती है। किस टेम्परेचर पे करी जाती है? 25 पे करी जाती है। कैसे करी जाती है? महो पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 0.65 है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा डिजोल्व्ड सॉलिड्स का। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इतना ही आप याद रखें। अब ना एक ना चीज आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं यहाँ पर ये चीज बताने के बाद में पूछते हैं सर टीडीएस की रेंज कितनी है, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स की रेंज कितनी है, ठीक है। देखो मैं आपको ना डायरेक्टली अभी इसकी रेंज नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? इसके ना कोडल प्रोविजन जो है ना, जब तक मैं खुद नहीं देख लेता ना टीडीएस का, तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज या कल तक इसके नोट्स अगर अपडेट होंगे ना तो मैं उसके अंदर इसकी जो यूनिट है ना टीडीएस की, मैं देख के जरूर डालूंगा, क्योंकि ज्यादातर जगह पे दी हुई नहीं है और जो बुक्स है उनके अंदर भी पुराना डेटा अपडेटेड है, इसलिए नहीं देता मैं आपको, ठीक है। टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड के अंदर इतना ही। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे अच्छा टॉपिक, ठीक है, और मेरा फेवरेट टॉपिक एल्कलिनिटी। मुझे पूरी की पूरी एनवायरमेंट के अंदर एल्कलिनिटी सबसे अच्छा टॉपिक लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एल्कलिनिटी को। देखो डिजोल्व्ड सॉलिड के अंदर ना थोड़ा सा ये डेटा था जो आपको ना याद रखना है, इसको वहीं स्टार मार्क किए हुए पॉइंट्स को ना अच्छे से याद रखा करो, आप रिमेंबर किया करो। और देखो लिखने फिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ना समझो, नोट्स आपको अपडेट हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपडेट हो रहे हैं। मेरी कोशिश है जो भी, देखो मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मेरे को मटेरियल खुद के पास रख के कोई फायदा हो जाएगा, है क्या फायदा? नहीं है फायदा। मेरे को मेरा ज्ञान जो है मेरे पास रख के कोई फायदा है क्या? नहीं है मेरा फायदा। सबका फायदा हो उसी में ही मेरा फायदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्कलिनिटी की।
तो भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी के अंदर हम नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर शुरू करने जा रहे हैं, और वो क्या है, एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या होती है भैया, देखो एल्कलिनिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं, हाँ जी, एल्कलिनिटी क्या होता है, एल्कलिनिटी ऐसे आयंस की क्वांटिटी, देखो सिंपल शब्दों में सिर्फ 4 वर्ड यूज करेंगे और आप एल्कलिनिटी आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ आयंस विच न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन, बस इतना सा, बस ज्यादा नहीं याद करना, ठीक है। क्या याद करना है भैया, याद करना है आपको ऐसे आयंस की क्वांटिटी जो न्यूट्रलाइज कर रही है हाइड्रोनियम आयन को। बात समझ में, 4 वर्ड। डेफिनेशन का रट्टा मत मारना, मैं फिर से कह रहा हूं, मत रटना उस बात को, पूरी की पूरी 4 लाइनें लिखी हुई मिलेंगी किताबों में, नहीं रटना है, वर्ड से याद रखो। एल्कलिनिटी क्या है, आयंस की क्वांटिटी जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसको, हाइड्रोनियम आयन को। भैया हाइड्रोनियम बोला तो क्या मेरा H+ है क्या ये, हाँ जी, ये H+ आयंस है, ऐसे आयंस की क्वांटिटी दैट न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ आयंस जरूरी है वो क्या है, आपकी एल्कलिनिटी। जरूरी तो हमें नहीं है भैया, ये खुद ब खुद वाटर सैंपल के अंदर ही होते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं हाइड्रोनियम आयन को। या मैं यूं कहूं कि अगर मेजरमेंट किया जाता है, टाइट्रेशन किया जाता है, तो हम वहां पर मेजर क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं आयंस की वो फॉर्म या वो क्वांटिटी जो क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयंस को क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। इट मीन दैट कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लो भैया, हिंदी वालों को जो इनको हिंदी में समझ में आता है आज आ जाएगा अच्छे से। एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कलिनिटी होती है। जब आप किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हो पानी के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एल्कलिनिटी। आया क्या समझ में, जिंदगी में नहीं कभी आया होगा, बहुत सारे लोग पढ़ते चले जाते हैं, हर 10 दिन बाद डेफिनेशन भूल जाते हैं एल्कलिनिटी की, एक्चुअल में होता क्या है। उन आयंस की क्वांटिटी जो कंपलसरी है या जो रिक्वायर्ड है, अगर आपको क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या मैं हाइड्रोनियम आयन से ये तात्पर्य निकाल सकता हूं भैया, H+ आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कलिनिटी होती है। मतलब ये जब भी हम मेजरमेंट करेंगे एल्कलिनिटी का, तो क्या हम एसिड को न्यूट्रलाइज करवाएंगे, बिल्कुल जी, एसिड को ही न्यूट्रलाइज करवाएंगे। तो जिस अमाउंट के अंदर हमें क्या आयंस चाहिए, आयंस रिक्वायर्ड है, आयोनिक सॉल्यूशन जिस क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट क्वांटिटी इज क्या होती है, वो एल्कलिनिटी होगी भैया। एल्कलिनिटी सिंपल है, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रही है, बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। बात समझ में आई, हमने एल्कलिनिटी के अंदर बात क्या करी, बात करा कि न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी यहां पर हमें शो होती है। एल्कलिनिटी किन किन कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से होती है, देखो अगर मैं बोलूं CO3 नेगेटिव, अगर मैं बोलूं HCO3 नेगेटिव, अगर मैं बोलूं OH नेगेटिव, ये 3 तो मैंने अलग कर लिए। अब इनके अलावा देखो और भी हैं कई सारे दोस्त इनके, देखो HS नेगेटिव लिखूं, ठीक है जी, क्या मैं HPO4 लिखूं नेगेटिव जी, क्या बात सही है जी, हाँ जी, आगे डैश डैश, आगे और भी कई सारे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, ये चलते चले जाएंगे, आगे और भी बहुत सारे हैं। ये 3 मैंने एक साइड में क्यों रखे, देखो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोनियम, ये हाइड्रोनियम नहीं भैया, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये OH नेगेटिव वाला, इन 3 को ना एल्कलिनिटी के अंदर क्या बोला जाता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी बोला जाता है। जिनकी वजह से एल्कलिनिटी आ रही है उनके मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। इसके अलावा जितने भी कंस्टिट्यूएंट जो एल्कलिनिटी कॉज कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइनर कंस्टिट्यूएंट बोला जा सकता है। यहां पर एक कैटेगरी डिफाइन कर दी क्या मैंने कि भैया मेरे मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से होंगे एल्कलिनिटी कॉज करने वाले, CO3, HCO3 और OH नेगेटिव होंगे। क्या मेरे माइनर कंस्टिट्यूएंट भी होंगे कुछ, हाँ जी, इन 3 के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो हाइड्रोनियम आयन को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखो उनमें मैंने एग्जांपल लिया HS नेगेटिव, HPO4 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उनसे अभी हम ज्यादा दोस्ती नहीं रखना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी दोस्ती इनसे होना जरूरी है, ठीक है। आगे पूरी बातचीत इनके ऊपर ही चलेगी। ये माइनर कंस्टिट्यूएंट है। अगर मैं बात करूं सारे के सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस है उनके लिए, ठीक है, एल्कलिनिटी ड्यू टू माइनर कंस्टिट्यूएंट्स आर नेग्लेक्टेड। हमेशा माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से जो एल्कलिनिटी होती है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ एल्कलिनिटी ड्यू टू मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या की जाती है, कंसिडर की जाती है। बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। एल्कलिनिटी होती क्या है, ठीक है, उन आयंस की क्वांटिटी जो जरूरी है हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, जिस प्रॉपर्टी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस क्वांटिटी के अंदर आयंस रिक्वायर्ड है वो क्या है,
अल्कलिनिटी है, या यूं कहूं एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या है, अल्कलिनिटी है, या उन आयंस की क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? घूम फिर के वही होगी, उन आयंस की क्वांटिटी जो H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पे मेजर और माइनर कंस्टिट्यूएंट्स भी पढ़े। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं अल्कलिनिटी के बारे में, थोड़ी और बातचीत करते हैं। ठीक है, देखो अब इतनी सी जानकारी ना आपको हो गई कि अल्कलिनिटी होती क्या है और इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से और माइनर कंस्टिट्यूएंट कौन से। माइनर के अंदर मैंने आपको 2-3 ही बताए, वो पूछेगा भी नहीं माइनर कंस्टिट्यूएंट और कौन कौन से होते हैं। नहीं तो आप ना केमिकल रिएक्शन करवा के देख लेना। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आती है ना मोल्स की कैपेसिटी के अंदर। भैया भी टाइम नहीं है, नहीं मैं आपको सबूत से सिखाता केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, बाय वेट कैसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। अभी अपने आते हैं, देखो नोट के अंदर, नोट्स में आपको एक पॉइंट मिलेगा। दैट पॉइंट क्या है, वहां लिखा हुआ है कि हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है। क्या हम डेली लाइफ के अंदर डिटर्जेंट का यूज करते हैं जी? हाँ जी, हम डिटर्जेंट का यूज भी करते हैं जी। आपने कहा कि सर इसके अलावा हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। अरे करो जी करो, एग्रीकल्चर में आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, डेली लाइफ के अंदर आपने डिटर्जेंट्स का यूज किया। अब आप बोलोगे सर इनको क्यों बता रहे हो? देखो देखो अभी कहानी देखो क्या होगा। यहां पर क्या होगा, इन एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, फोस्फोरस, पी जो है ना आपका, पी फोस्फोरस ये बनता है। अब ये फोस्फोरस जो है ना इनसे बनता है। अब आप कहोगे सर कैसे बनता है? भैया आप नहाए, ठीक है, आपने क्या यूज किया, साबुन यूज किया, भैया सॉप यूज किया, क्या आपने शैम्पू यूज किया क्या? बिल्कुल जी। यहां से यहां पर क्या होता है आपको पता है ना, यहां पर बस ये अम्ल होते हैं ना, फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर। वहां से क्या बनता है, फास्फोरस बनता है। और ये फास्फोरस जिस जगह पे जाएगा, अगर किसी लेक के अंदर चला गया तो वहां पर क्या करेगा, प्राइम पोल्यूटेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक। प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है, फास्फोरस को बोला जाता है। और ये फास्फोरस जो होता है हमारे जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर आता कहां से है, डिटर्जेंट के यूज से आता है, इंसेक्टिसाइड्स के यूज से आता है, फर्टिलाइजर्स के यूज से आता है। बात समझ में आ रही है क्या? इन तीनों से क्या आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। और ये अगर लेक में चला गया तो क्या करता है, प्राइम पोल्यूशन, प्राइम पोल्यूटेंट है ये। प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक्स किसे बोला जाता है, फास्फोरस को बोला जाता है। फास्फोरस करता क्या है, अब देखो जो ये आपका अलगी होता है ना भैया, जो आपकी अलगी है, इस अलगी को जीवन यापन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये अलगी और बैक्टीरिया का एक रिलेशनशिप है। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये अलगी जो है ना, इसे पता क्या रिक्वायर्ड है, इसे कार्बन रिक्वायर्ड है। ये चाहता है मुझे कोई कार्बन दे दे, क्यों दे दे इसको कार्बन, क्योंकि इसको क्या करना है, अपना जीवन यापन करना है। जीवन यापन मैंने आपको बोला कैसे करता है, ये 2 चीजें करता है। ठीक है, क्या करता है, कोई भी चीज मटेरियल होता है तो या तो अपनी सेल का क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, या क्या करेगा, रिपेयर करेगा। 2 बातें ना जिंदगी में याद रखो जब भी बैक्टीरिया आए, या तो अपनी सेल का रिपेयर करेगा और दूसरा क्या करेगा, सेल को रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अलग जो है ना, ये क्या चाहता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, जीवन यापन करने के लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी से कहां से मिलती है, कार्बन से मिलती है। और ये कार्बन जो होती है ना, ये कार्बन इसको जो चाहिए अलगई को, ये कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी बताओ, कहां से मिलेगी? ये मिलेगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर ये पूरी की पूरी कहानी संबंधित कैसे है? अलगई का फॉर्मेशन किससे होता है, अलगई जो है इसका फॉर्मेशन होता है फास्फोरस। ठीक है, अगर आपके किसी भी वाटर सैंपल के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर डिटर्जेंट आए हुए हैं, कभी यूज हुआ मिक्स किया हुआ है, ठीक है, देखो आगे चल के जब हम सीवेज पढ़ेंगे वहां पे क्या होगा, आप पढ़ोगे कि रिवर्स के अंदर ना जो रिवर्स होती है, इनमें क्या होता है, जो ट्रीटेड सीवेज होता है उसको जो एफ्लुएंट होता है उसको ऐड किया जाता है ना, उसके अंदर डाल दिया जाता है, रिवर्स के अंदर बहा दिया जाता है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्री रिलेटेड भी पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा फोस्फोरस है ये आया कहां से, इन सब का यूज किया, इनका जो वेस्ट वाटर था वो आपकी लेक में गया, वहां पर क्या है, फोस्फोरस है। ये फोस्फोरस अंदर जाते क्या करेगा, प्राइम पोल्यूटेंट है, लेक को क्या करेगा, खराब करना शुरू करेगा। यहाँ पर होती क्या चीज है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर लेक के अंदर होता क्या है? भैया लेक के अंदर ना सैनसेंट लेक आपने सुना, आपने लेक की 4 ब्रांड पढ़े होंगे लेक के ना, अभी बहुत आगे बढ़ जाएगा। थर्मोक्लाइन, इपिलिनियम, हाइपोलिनियम हमने पढ़ा था। ठीक है, लेक पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। आज भी, कल आपको वीडियो लेक्चर मिले होंगे, शायद सुबह मिला होगा, लिम्नेटिक जोन वाला, है ना, प्रोफेंडल वाला, लिटोरल वाला, बहुत लेक के बारे में बहुत बात होगी। प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक कौन होता है, फास्फोरस होता है। भैया फास्फोरस अगर पानी के अंदर गया तो वहां पे अलग अलग फॉर्मेशन होगा। काई बनती है जब भी साबुन का, सर्फ का या शैम्पू का पानी, गंदा पानी जाएगा साफ पानी के अंदर, वहां पर अलगी बनना शुरू होगी। अलगी एक बार बन गई तो ये क्या करेगी भैया, फोटोसिंथेसिस करेगी। अगर इसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, है ना, अगर इसने फोटोसिंथेसिस कर लिया तो ये किसको रिक्वायर्ड, क्या है, कार्बन रिक्वायर्ड है, कार्बन रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस करा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट होगा। क्या बैक्टीरिया भी आ
आगे होंगे क्या कुछ कुछ आगे होंगे जी। क्या यहाँ पे सड़न पैदा हो जाएगी क्या पानी के अंदर? बिल्कुल जी। क्या वाटर की फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी जी? हो जाएगा जी। क्या डिजोल्व ऑक्सीजन जो है क्या लेवल से नीचे चली जाएगी क्या? हाँ जी चली जाएगी, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस भी पानी के अंदर या जिस भी लेक के अंदर आप मंदिरों में जाते हो कई बार, जो भी सरोवर वगैरह होते हैं, या मैं बात करूं झीलों की या कुंड की, वहां पर क्या होता है पानी के अंदर काई जमी होती है ना। काई जमा हुआ पानी आपको कैसा लगता है? ऑयली सब्सटेंसेस लगता है। वहां पर काई होती है, अलगी होती है। कहां से आई? शैम्पू वाले पानी की वजह से। डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है? फास्फोरस को बोला जाता है। ये सारा काम हुआ पानी के अंदर अलगी। अब आपको सर इसका काम क्या है? ये जो अलगी है ना, ये अलगी ये क्या करता है? पानी की पीएच को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये भी बताऊंगा मैं आगे। अब इतनी बात समझ में आई ना आपको कि प्राइम पोल्यूटेंट है। जीवन यापन करने के लिए इसको क्या चाहिए था? एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी कैसे मिली? फोटोसिंथेसिस किया, कार्बन मिला। कार्बन भी इसको किसी ने लाके दिया होगा, बैक्टीरिया ने लाके दिया होगा, नहीं तो फंजाई ने लाके दिया होगा। भैया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो हमेशा चलेगा। किसी न किसी के साथ ये बातचीत जरूर कर लेता है, अपनी बातचीत जरूर करता है अलगी। ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन जो है किसकी वजह से हुआ होगा? बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा। फास्फोरस जो क्या एक न्यूट्रिएंट है, प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है किसके लिए? अलगी के लिए। अलगी क्यों आया? फास्फोरस की वजह से आया। इसने क्या किया? कार्बन भी खाई, कुछ इसने क्या किया? फास्फोरस भी खाई, सब कुछ खा रहा है। ये अपने दोस्तों को भी बुला रहा है, बैक्टीरिया को भी बुला रहा है, कह रहा आ जाओ सब आ जाओ, मिलके पानी गंदा करेंगे। ये काम हो रहा है। ठीक है, ये नोट के अंदर मिलेगा आपको। अब बात आती है कि इनका एल्कलिनिटी से क्या लेना देना। देखो एल्कलिनिटी से कैसे लेना देना है। जब भी किसी पानी के अंदर क्या होता है, फास्फोरस आप देख रहे हो ना, पीएच बढ़ा रहा है। पीएच बढ़ा रहा है इसका मतलब बेसिलिटी कर रहा है पानी के अंदर। और बेस होते क्या है? जो एसिड को क्या करते हैं, या ऐसे आयन जो क्या करते हैं, एसिड्स को खत्म करें। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। लिटमस टेस्ट भी हम पढ़ा करते थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एसिड न्यूट्रलाइज हो रही है, तभी तो पानी का पीएच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अलगी क्या कर रहा है? पानी के पीएच को बढ़ा रहा है। ये पानी के पीएच को ना भैया कहां तक ले जाएगा? ये 8 से 10 तक ले जाएगा। क्या? बिल्कुल जी 8 से 10 तक ले जाता है पानी के पीएच को। इसलिए अल्कलिनिटी ऑफ वाटर क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी, है ना, इस नोट से बाहर निकलते हैं और एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते हैं। देखो जितने भी एनायंस होते हैं ना, एनायंस, ये आयन और ये एनायन। एनायंस का मतलब पॉजिटिव वाले। जितने भी एनायंस है ना, वो क्या करते हैं? मिनरल ओरिजिन वाले होते हैं। मिनरल ओरिजिन, मिनरल बोले तो भैया जितने भी मिनरल्स हैं आपके, वो ज्यादातर किस नेचर के होते हैं? एनायंस के होते हैं। अब जो एनायंस है मिनरल ओरिजिन वाले हैं, यही क्या ज्यादातर कॉज करते हैं? अल्कलिनिटी कॉज करते हैं कई जगह पर, जैसे हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, अब होता क्या है, जो अलगई होती है ना, अलगई ये क्या करती है? ये सीक्रेट करती है, किसको रखती है अपने पास बचाकर? OH नेगेटिव को भी रखती है। OH नेगेटिव जो होता है ये बढ़ने की वजह से, अलगई देखो सीक्रेट करती है किसको? सीक्रेट का मतलब ये शह दे रही है किसको? OH नेगेटिव को। जब OH नेगेटिव को ये खुद संभाल रही है तो पानी की पीएच को क्या बढ़ाएगी? क्या? हाँ जी, फिर पानी की पीएच को 8 से 10 तक ले गई तो क्या ये एसिड्स को खत्म कर रही है? क्या? हाँ जी, ये एसिड्स को खत्म कर रहा है जी, कम कर रहा है एसिड्स को। अगर एसिड्स कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, अलगई ने OH सीक्रेट कर लिया, तो क्या ये अल्कलिनिटी की तरफ जा रहा है? क्या? बिल्कुल जी, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? अल्कलिनिटी कहलाती है। मिनरल ओरिजिन के हैं वो क्या करते हैं? अल्कलिनिटी कॉज करते हैं। फिर मैंने बताया जो अलगई होती है, फास्फोरस वाला अलग कॉन्सेप्ट, ये भी अलगई के अंदर। अलगई के अंदर क्या है कि ये क्या करता है? सीक्रेट करता है OH नेगेटिव आयंस को अपने पास रखता है, उनको बुलाता है, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। OH नेगेटिव को सीक्रेट करता है। ठीक है, अब OH नेगेटिव को सीक्रेट किया तो क्या किया इसने? पानी का पीएच बढ़ा दिया। पानी का पीएच बढ़ा, इसका मतलब एसिड्स खत्म हो रहे हैं, एसिड न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तभी तो बेसिक नेचर के अंदर पीएच जा रहा है। 7 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? बेसिक्स हो रहे हैं। और 8 से 10 तक पहुंच गया, अरे भैया देखो ना, पीएच आपका 13 होता है कॉन्क्रीट के लिए, है ना। कॉन्क्रीट के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, पीएच होता है 11 से 13 की रेंज के अंदर होता है। 8 से 10 तक तो आप पहुंच ही गए हो, वो तो पीएच उसका किसका हो रहा है? कॉन्क्रीट का हो रहा है। तो क्या ऐसे पानी को कॉन्क्रीट में मिक्स करोगे जिसकी पीएच ऑलरेडी 10 तक जा चुकी है? नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला आपको? कॉन्क्रीट को साथ में मैंने एग्जांपल लिया। जो भी आपकी अलगई है वो OH नेगेटिव आयंस को सीक्रेट करती है, अपने पास रखती है, जिससे पानी का पीएच बढ़ जाता है। जिस पानी के अंदर अलगई लग रही है आप समझ जाओ वहां पर क्या है? अल्कलिनिटी जरूर है। वो पानी कैसा है? अल्कालाइन नेचर का है। बात समझ में आ रही है? उसकी पीएच 8 से 10 के अंदर चली जा रही है। ठीक है, अब ना एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको ना, यहाँ पर समझ में आएगा थोड़ा। हम ना आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। ये तो सारी बात थी एनायंस की। अब अल्कलिनिटी का ना एक कारण और भी हो सकता है, उस कारण को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और वो कारण क्या है? देखो हमने ना 2 चीजें और भी लिखी थी। एक तो लिखा था ऑर्गेनिक मैटर,
बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी हो सकती है अल्कलिनिटी। फिर हमने एक रीजन और भी लिखा, क्या? दैट रीजन इज डिसॉल्व्ड गैसेस। डिसॉल्व्ड गैसेस भी सीक्रेट कर सकती हैं आपकी अल्कलिनिटी। कैसे बढ़ाती हैं? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो, है ना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, CO2 प्लस मैंने रिएक्ट करवाया इसका H2O से, दोनों को मिला दिया, मिलाया तो क्या यहाँ पे एक रिएक्शन बनेगी? क्या H2CO3 नेगेटिव बनेगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। देखो दिख रहा है H2CO3 बन रहा है। जब मैंने ये मेरा क्या है H2O वाटर है और ये मेरी क्या है गैस है, क्या ये डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर होगी क्या पानी के अंदर? बिल्कुल जी बिल्कुल। रिएक्ट किया, क्या बन गया? H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या आप इसको H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हो क्या? लो जी, यहां पर सिंबल आएगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ू और मैं बात करूं तो क्या भैया ये जो आपका H2CO3 था, क्या ये आगे और टूट सकता है क्या? बिल्कुल जी, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? HCO3 नेगेटिव में टूट गया, प्लस H प्लस आयंस के अंदर टूटेगा। समझ में आई क्या बात? अब ये जो आपका आगे फर्दर जो HCO3 नेगेटिव है, क्या मैं इसे और तोड़ सकता हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल टूट सकता है जी। आप कहोगे सर ये लो H प्लस प्लस CO3 नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये तीनों की तीनों रिएक्शन समझ में आई क्या? क्या किया मैंने यहाँ पर? देखो CO2 डिसॉल्व्ड गैस है, मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या ये कार्बोनिक एसिड जो है आपका आगे टूट सकता है? बिल्कुल जी, H2CO3 बट गया HCO3 बाइकार्बोनेट और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फिर HCO3 आपका जो था उसको भी मैंने तोड़कर देखा तो बिल्कुल जी कार्बोनेट आयंस और H प्लस आयंस के अंदर टूट रहा है। देखो ये पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है? अब रिएक्शंस आर वीक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ये वीक रिएक्शंस है। ये रिएक्शन क्या है? वीक रिएक्शन है। क्या अब इससे आगे भी इसको तोड़ा जा सकता है क्या? आगे बन सकता है क्या? हाँ जी। अब ये जो CO3 नेगेटिव आयन है, देखो CO3 नेगेटिव प्लस मैंने क्या किया? H2O किया ना। ठीक है, फिर से ये मेरा रिएक्शन क्या है? किसका एग्जांपल होता है भैया? ये निशान किसका? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन जो है पॉसिबल है। यहां से क्या बनेगा? देखो H2O पानी के साथ रिएक्ट करवाया मैंने कार्बोनेट का, तो क्या यहां पर देखो क्या बन सकता है? ठीक है, क्या बन सकता है? देखो क्या यहाँ पर O और H आयंस अलग हो सकते हैं? बिल्कुल जी, OH नेगेटिव आयंस अलग हो गए। क्या बचेगा पीछे? देखो क्या बच गया? O और H चला गया यहां से, एक H यहाँ बच गया और यहाँ क्या बच गया? CO3 बच गया, है ना। तो ये बच गया HCO3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला आपको? यहां पर रिएक्शन हमारी गैस की, डिसॉल्व्ड गैस की हुई, कार्बोनिक एसिड बना, आगे टूटता चला गया। जब इस फॉर्म के अंदर पहुंचा ना, जब इस फॉर्म के अंदर पहुंचा तो देखो यहां क्या हुआ? फिर से खेल आ गया, फिर से इस चीते का नाम आएगा, मैंने इसे नाम दे दिया चीता। अब आप बोलोगे सर ये तो अलगई है। बिल्कुल जी अलगई चीता ही है। ये अलगई क्या करता है? ये बाइकार्बोनेट आयन को खाता है। अब आप कहोगे सर इसने OH नेगेटिव को भी सीक्रेट किया अपने पास, इसने कार्बन को भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया, और इसने क्या किया? फास्फोरस को भी यूज किया। हाँ जी ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाम वही, काम बहुत ज्यादा है इसका, अलगई का। अलगई ने क्या किया इस बार? एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बन को यूज करता है। मैंने आपको बताया, क्या यहां पर इसको कार्बन मिल रही है क्या? बिल्कुल जी, भाई कार्बोनेट है ना, यहां पर कार्बन है, कार्बन को यूज करेगा अलगई एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अलगई की यूज करेगा, कार्बन को यूज करेगा। भैया क्या कार्बन को खा जाएगा क्या? वो कार्बन को खा गया। कार्बन को खा गया तो पीछे क्या बचा? OH नेगेटिव बचा। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि अलगई सीक्रेट्स द OH नेगेटिव? कैसे हुआ ये सारी चीजें पॉसिबल? समझ में आई? डिसॉल्व्ड गैस थी, वाटर से रिएक्ट हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड टूटता चला गया। ये रिएक्शन कैसी है? वीक रिएक्शन है। जब यहां पर देख रहे हो आप सोर्स ऑफ एनर्जी अलगई किसको यूज करता है? कार्बन को। तो क्या वो बाइकार्बोनेट को खा जाएगा? बिल्कुल जी, बाइकार्बोनेट आयंस इसको इसने कंज्यूम किया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कार्बन खानी है इसको, तो ये पूरा का पूरा ले गया। अब ये पूरा खा गया अलगई, तो पीछे क्या बचा? OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव मैंने आपको पहले ही बताया कि अलगई जो है वो क्या सीक्रेट करता है? OH नेगेटिव को सीक्रेट करता है। मतलब इसको क्या देता है? शह देता है, इसको कहीं जाने नहीं देता, अपने पास रखता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी किसको यूज किया? HCO3 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कार्बन। तो क्या अब यहाँ पर pH बढ़ेगी क्या? बिल्कुल जी pH बढ़ेगी। pH आपकी कहां चली जाएगी? 8 to 10 चली जाएगी। और क्या अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल जी। मैं बार बार आपको चीख चीख कर यही समझा रहा हूं कि जिस भी पानी के अंदर आपको अलगई दिख जाए तो समझ जाना कि उस पानी के अंदर क्या है? अल्कलिनिटी है, और pH रेंज 8 से 10 तक है। कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। डिसॉल्व्ड गैसेस की वजह से भी क्या होता है? अल्कलिनिटी बढ़ती है। ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो भी क्या होगा? अल्कलिनिटी बढ़ेगी। तो यहां तक अल्कलिनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अल्कलिनिटी के इंपैक्ट पढ़ेंगे, इसका मेजरमेंट पढ़ेंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ देखो,
सिलेबस मुझे कराना है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा क्वालिटी के साथ। आपको समझ में आएगा, आज अच्छे से एल्कलिनिटी समझ में आएगी। कार्बोनिक एसिड जो होता है इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी किसने यूज, सॉरी कार्बोनिक नहीं, HCO3 बाइकार्बोनेट को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया, अलग ही नहीं। पीछे क्या बचा, OH नेगेटिव, इसको इसने सीक्रेट किया, और ये सीक्रेट किया हुआ इसका जो था इसने क्या किया, पीएच को बढ़ा दिया, एल्कलिनिटी बढ़ गई। यही तो होता है। OH नेगेटिव है क्या भैया, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी। बात समझ में आ रही है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा भैया वीडियो को देखो और कोशिश करो नोट्स रिवाइज करने की बार बार। और अब देखो एग्जाम तो कुछ नहीं कर सकते, हो भी सकता है टाइम पे, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपन को तैयारी करनी है 21 तारीख के हिसाब से। 5 दिन पहले मैं आपको फ्री कर दूंगा मेरी तरफ से। 5 दिन में आपको रिवाइज करना है सारा कुछ और एग्जाम देना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्कलिनिटी पूरी करेंगे। धन्यवाद।